नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज का विषय कानूनी, इंटरनेशनल और इंडिजीनियस है। एथनिक क्लिंचिंग कैसे होती है, कैसे लोगों की यहाँ जो रेसिज्म है, रेसिज्म के आधार पर पूरे विश्व को समाप्त किया जाता है, जातियों को समाप्त किया जाता है और जो इंडिजीनियस इंडियन जिनको कहते हैं उनको समाप्त किया जाता है। मैं उस बात पर आऊँगा। उससे पहले जस्टिन ट्रूडो, आप सभी ने जस्टिन ट्रूडो का नाम तो भारत में खूब जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस समय किसान मूवमेंट चल रहा था और सिख यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और खालिस्तान की डिमांड आ रही थी, जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया था यहाँ पर खालिस्तानियों का। स्टेटमेंट भी दिया था और उस स्टेटमेंट के से ये कहा था कि हम भारत सरकार से बात करेंगे ताकि जो खालिस्तानी हैं या जो सिख हैं या जो किसान मूवमेंट, ऐसे बहुत सारे मिले जुले उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे। मैं उन पर बात भारत सरकार से करूंगा। ऐसी बात करने के बाद जब वो भारत में आए थे तो भारत के प्रधानमंत्री ने उनको स्थान नहीं दिया था, इवन उनसे मिले भी नहीं थे। लेकिन ऑफिशियल विजिट थी, इसलिए एक छोटे स्तर के मंत्री को, सेक्रेटरी को वहाँ पर भेज दिया गया था। वो उनको रिसीविंग करके लाए थे और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भारत के जो मुख्य मिनिस्टर्स हैं उनमें से कोई भी उनसे नहीं मिला था जब तक कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस नहीं ले लिया। अब कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जो भारत में किसान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, आजकल बहुत बुरे खुश फंस चुके हैं। किस मामले में फंसे हुए हैं? इंडियंस की, जो वहाँ के इंडियंस हैं, इंडियंस की ग्रेव्स, इंडियंस की कब्रें मिली हैं। पहले 212, 221 कब्रें मिली थी और अभी हाल ही में कल फिर 751 कब्रें इंडियंस की मिली हैं। इंडियंस रेजिडेंशियल स्कूल के अगल बगल ये डेड बॉडियाँ पाई गई हैं और अब जो वहाँ पर इंडिजीनियस कम्युनिटी है, जो वहाँ की फर्स्ट पर्सन है, उसने अब पूरे देश में इस प्रकार की खोजें शुरू कर दी हैं कि रेजिडेंशियल स्कूल्स में क्या होता है, रेजिडेंशियल स्कूल्स के अगल बगल ये बॉडियाँ क्यों मिल रही हैं बच्चों की और लोगों की। इससे पहले कि ये जो मैंने जैसे कहा कि ये डेड बॉडियाँ मिल रही हैं और जस्टिन ट्रूडो इस समय फंसे हुए हैं, पूरे प्रकरण को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा प्रकरण है क्या। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ये प्रकरण हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। भारतीयों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन भारतीयों को ऑक्सफोर्ड अच्छा लगता है, जिन भारतीयों को अंग्रेज़ अच्छे लगते हैं, जिन भारतीयों को क्रिश्चियन मिशनरी में सेकुलरिज्म दिखता है, जिन भारतीयों को भारत के कॉन्वेंट स्कूलों में अच्छा दिखता है, जिन लोगों को भारत में जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के ऑर्फन्स खुले हुए हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं, या मिशनरियों के स्कूल मिशनरियों के दवाखाने बहुत अच्छे लगते हैं, और जिनको ये लगता है कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ देश है, भारत के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और आधुनिकता कहीं से आती है तो वो वहाँ से आती है। भारत में भी कैसे खेल खेला गया ये भी हम चर्चा करेंगे और इसको कनाडा के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे कि कनाडा इंडियंस की ग्रेव्स, यानी कि कनाडा में इंडियंस के जो वहाँ डेड बॉडीज़ मिली हैं या कंकाल मिले हैं, उन कंकालों के बारे में कैसे अपने को सजग रहना चाहिए, भारत को कैसे सावधान होना चाहिए और भारत कैसे बच गया। भारत भी उसी कैटेगरी में था जिस कैटेगरी में कैनेडियन इंडियन थे, वैसे ही भारतीय इंडियंस भी उसी कैटेगरी में आते हैं। कनाडा में क्या, पूरे संसार में अपनी लोकल रेजिडेंशियल यूनिट रहती है। जो लोकल लोग थे, ये जो उपनिवेशवाद शुरू हुआ, चूँकि कनाडा में तो इस्लामिक उपनिवेशवाद नहीं पहुंचा, लेकिन अंग्रेजी उपनिवेशवाद संसार भर में गया, यानी कि यूरोपियन उपनिवेशवाद पूरे संसार में गया क्रिश्चियंस को लेकर। उसमें फ्रांस बड़े स्तर पर गया, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और यूके, ये बड़े स्तर पर पूरे विश्व में गए और इन्होंने पूरे विश्व में कब्जे किए। वहाँ की लोकल इंडिजिनियस कम्युनिटी को बरगला कर वहाँ शासन शुरू किया।
संसार में ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिसमें इम्पीरियलिज्म जब यूएनओ के कहने पर ख़त्म हुआ या यूएनओ की ये शर्त आई कि इम्पीरियलिज्म ख़त्म करना है, तो बहुत सारे देशों से ये जड़ से चले गए। ख़ास बात उन देशों में ये थी कि उन देशों में इंडिजीनियस कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। जैसे भारत में इंडिजीनियस कहते हैं जो लोकल रेजिडेंस होता है। लोकल रेजिडेंस की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से अंग्रेज़ों ने इस स्थान को छोड़ना स्वीकार किया। और दूसरा, उनकी कम्युनिटी जो भारत जैसे देशों पर कब्जा करके रखा था, भारत में वो टिक इसलिए नहीं पाए क्योंकि भारत में समृद्धशाली परंपरा और भारत में समृद्धता थी, भारत में इंटेलेक्चुअल्स थे, भारत एक वैज्ञानिक देश था। लेकिन ये लोग ऑस्ट्रेलिया से नहीं गए, ये लोग कनाडा से नहीं गए, ये लोग न्यूजीलैंड से नहीं ले गए, ऐसे बहुत सारे देश। ये लोग अमेरिका से, यूएसए से भी नहीं गए, ये मैक्सिको से नहीं गए। ये स्वतंत्रता तो हुई, यानी कि इंपीरियलिज्म तो खत्म हुआ। इंपीरियलिज्म खत्म इसलिए हुआ क्योंकि यूएनओ ने कंडीशन डाली कि जब तक इंपीरियलिज्म खत्म नहीं होगा तब तक संसार शांत नहीं रह सकता। तो इंपीरियलिज्म खत्म हुआ, लेकिन जो शासन में इन जगहों पर थे उन लोगों को वहीं केवल उनकी ब्रिटिश अधीनता या फ्रेंच अधीनता समाप्त कर दी गई, जो उनकी कनेक्टिविटी थी वहाँ से वो समाप्त कर दी गई। लेकिन ये लोग वहाँ पर बैठे हुए थे तो ये शासक वर्ग वहीं पर सेटल हो गया, और चूंकि वहीं पर उनके जन्म हुए या कई पीढ़ियाँ वहाँ पर जन्मी तो वो अपने आप को वहाँ लोकल कहने लगे और शासक वर्ग था इसलिए शासन करता रहा। ये संसार में मैं अगर कहूँ कि मुस्लिम इन्वेडर्स ने भी यही किया कि जहाँ पर वो बैठ गए वहाँ पर उन्होंने कन्वर्जन किया। कन्वर्जन करने के बाद पॉपुलेशन बढ़ाई, और पॉपुलेशन बढ़ाने के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खिलाफत ख़त्म हुई तो इनको वापस जाना था। ये वापस न जाके वहाँ उन देशों में बैठ गए, कन्वर्जन का फुल टास गेम खेला और उन देशों पर कब्जा कर लिया। भारत इन दोनों ही कम्युनिटी से किसी न किसी प्रकार से बचा रहा। अब आते हैं कनाडा पे कि कनाडा में इंडियंस बॉडीज़ का क्या मतलब है। कनाडा के अभी एक महीना पहले ही 221 बॉडियों का एक ज़खीरा मिला था हमको लोकल रेजिडेंशियल स्कूल में, और उसी प्रकार का एक ज़खीरा 751 बॉडीज़ का कल मिला है। और अभी लोकल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो अब बंद हो चुके हैं, कनाडा ने जो बंद कर दिए हैं, उन स्कूल्स की जो भूमियां हैं या उसके अगल बगल की जो भूमियां हैं वहाँ अनआइडेंटिफाइड ग्रेप्स हम उनको कहते हैं, जिनका अंतिम संस्कार आइडेंटिफाई तरीके से नहीं किया गया, उनकी या तो हत्याएं कर दी गई या उनको मारकर कहीं दफन कर दिया गया छुपाकर। तो अनआइडेंटिफाइड ग्रेप्स हमको मिली है वहाँ, यानी कि वहाँ के फर्स्ट नेशंस को मिली हैं। क्या था कनाडा में इंडियंस एक्ट। अब आप इंडियन का मतलब मैंने पहले भी समझाया था, फिर से एक बार सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इंडियन शब्द, यूरोपियंस इंडियन किसको कहते हैं? यूरोपियन पूरे वर्ल्ड में इंडियन शब्द एक कॉमन शब्द इस्तेमाल करते हैं। जिस लैंड पर वो गए उस लैंड पर उन्होंने कब्जा किया और कब्जा करने के बाद वहाँ शासन किया, वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को, गुलामों को वो इंडियन कहते थे, यानी कि जिसके ऊपर वो शासन करते उसको वो इंडियन शब्द इस्तेमाल करते। यही कारण है कि यूएसए में इंडियन कहना एक अपराध है। जैसे भारत में SC ST के लिए कोई जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करना अपराध है, वैसे ही यूएसए में इंडियन कहना भी अपराध है। 1979 या 1986 के लगभग कनाडा में भी इंडियन शब्द एब्रोगेट कर दिया गया था और इंडियन शब्द की जगह इंडिजीनियस वर्ड इस्तेमाल किया जाने लगा था। इंडिजीनियस मतलब लोकल। बाद में उन बैंड्स मतलब उनकी कम्युनिटीज जो होती थी, उन बैंड्स को एक कॉमन नाम इंडिजीनियस पर्सन्स कहा गया, या फर्स्ट पर्सन वो जो कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं और ये नहीं मालूम कि वो कब से वहाँ रहते हैं या उनकी कितनी पीढ़ियाँ वहाँ से गई हैं। लेकिन जो बात के बाकी लोग हैं उनको ओरिजिनल इनहेबिटेंट नहीं कहा जाता, उनको इंडियंस नहीं कहा जाता या उनको फर्स्ट नेशन नहीं कहा जा सकता, लेकिन रूल करने में वही आगे हैं। वो आज भी इन देशों पर शासन कर रहे हैं, चाहे यूएसए की बात करें, चाहे कनाडा की बात करें, चाहे मैक्सिको की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, या न्यूजीलैंड की बात करें, या साउथ अफ्रीका की बात करें। इन सभी देशों में आज भी या तो फ्रेंच या डच या जर्मन या इंग्लिश जो भी बैठे हुए हैं वो आज भी इन देशों पर कब्जा करके बैठे हैं और शासन भी वही चलाते हैं। कनाडा के अंदर 1870 के लगभग, 1860 के लगभग
एक मिनिस्टर हुए हैं, कैनेडियन एजुकेशन मिनिस्टर। उन्होंने एक नई फिलॉसफी लेकर आए थे और इंडिजीनियस स्कूल्स, इंडिजीनियस रेजिडेंशियल स्कूल बनाए थे, यानी कि इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल उनको उस समय कहा जाता था। ये मिनिस्टर एगर्टन रायसन के इस समय मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। एगर्टन रायसन, जिनको आधुनिक एजुकेशन का जनक कहा जाता है, 19वीं सदी में इन्होंने शुरू किए थे और ये कहा था कि जो इंडिजीनियस पर्सन है वहाँ का, याद रखिएगा एगर्टन रायसन भी ये फ्रेंच हैं या अंग्रेज हैं, ये ओरिजिनल इंडियन नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये स्कूल बनाकर उनको क्रिश्चियनिटी कैसे अडॉप्ट करवाई जाए, उनको भाषा कैसे बताई जाए, उनको कैसे अंग्रेज़ों का गुलाम बनाया जाए और फ्रेंच का गुलाम बनाया जाए, ये सब काम इन रेजिडेंशियल स्कूल्स में होता था। एक बात और है, इन्हीं मिनिस्टर के टाइम पर वहाँ के संविधान में एक संशोधन किया गया था और ये कहा गया था कि 14 ईयर्स तक, 14 साल की उम्र तक इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में इंडियंस की अटेंडेंस कंपलसरी है। यानी कि ऐसा कोई बच्चा नहीं हो सकता 14 वर्ष से छोटा जिसका एडमिशन स्कूल में ना करवाया जाए और उसको, उन बच्चों को इन स्कूलों में रखा जाएगा। इन स्कूलों में सभ्यता के नाम से अंग्रेज़ी गुलामी और फ्रेंच गुलामी सिखाई जाएगी। इन फ्रेंच गुलामी और अंग्रेजी गुलामी को सिखाने के उद्देश्य से इन लोगों को वहाँ रखा जाता था और उनको कन्वर्ट किया जाता था। किस प्रकार से वो कन्वर्ट हों, क्योंकि ये स्कूल कैथोलिक चर्च, जो आजकल हम जिसको रोमन एम्पायर उस समय कहा जाता था, या हम वेटिकन जिसको कहते हैं, वेटिकन का जो चीफ होता है वो उन स्कूलों का मुखिया होता था और वो चर्चों के द्वारा स्कूल चलाए जाते थे। चर्च स्कूल चलाते थे तो उसको मिशनरी एजुकेशन कहा गया। मिशनरी एजुकेशन के द्वारा इंडिजीनियस पर्सन्स को वहाँ पढ़ना और उनको क्रिश्चियनिटी सिखाना, उनको अपने योग्य बनाना और धीरे धीरे करके उनकी पहचान मिटाना, ये सारे काम उस समय की कैनेडियन गवर्नमेंट ने किया। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब कनाडा पूर्ण रूप से गुलाम था, या तो फ्रेंच के कब्जे में था या फिर अंग्रेज़ों के कब्जे में था। यूएसए भी फ्रेंच और इंग्लिश के कब्जे में था, तो कनाडा भी कुछ इसी प्रकार का कैरेक्टर रखता था, फ्रेंच और यूके के कब्जे में। दोनों ही क्रिश्चियन आफ्टर ऑल हैं और दोनों पर ही जो स्कूल बने थे एगर्टन रायसन के समय पर, वो सब वेटिकन से बने थे और वो स्कूल्स चलाए जाते थे मिशनरियों के द्वारा। इन मिशनरियों में पढ़ने वाले बच्चे गायब हो जाते तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती और बता दिया जाता कि ये बच्चे बड़े हो गए, उनको वहाँ दूसरे कंट्री में पोस्ट कर दिया गया है, कहीं और चले गए हैं, इनकी बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है, इनको सरकार ने अडॉप्ट कर लिया है, और इन बच्चों को मारकर अनआइडेंटिफाइड प्लेस पर दफन करके और गलत सूचनाएं दे देना इंडिजीनियस पर्सन को, इंडियंस को, और उस तरह चलता था। भारत में भी यही काम उस समय चलाया गया और इन स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए भारतीय इंडियंस, जिनको वो इंडियंस कहते थे, वैसे उन्होंने पूरे विश्व में अपने एजेंट बनाए हुए थे और जहां उनकी सरकारें थीं तो उनको कन्विंस करके इन रेजिडेंशियल स्कूल्स में भर्ती करवाया जाता था। भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस समय जब रेजिडेंशियल स्कूल भारत में बनाए गए, उस समय जब क्रिश्चियन कॉलेजेस भारत में बनाए गए और मैकाले भारत में आया, तो इनका उद्देश्य, इन अंग्रेजों का और फ्रेंच, ये जितने भी शासन कर रहे थे यूरोपियंस, इनका एक सिंपल फार्मूला इन्होंने अडॉप्ट किया था कि जब तक जिन देशों पर हम शासन कर रहे हैं उन देशों को उनका इतिहास भुलवाया नहीं जाएगा और उनको अपने मातहत परस्त नहीं किया जाएगा, उनको उनकी ही संस्कृति के प्रति हीन भावना पैदा नहीं की जाएगी, तब तक इन देशों पर राज्य नहीं किया जा सकता। यही कारण था कि मैकाले जब भारत में पहला एजुकेशन कमीशन बन के आया तो उसने रिकमेंडेशन की कि भारत की एजुकेशन, जो संसार की सबसे सर्वोच्च एजुकेशन है, भारत की सांस्कृतिक एजुकेशन जो वर्ल्ड भर को दिशा दिखा सकती है, इन सबको नष्ट करना होगा और इनको इनकी एजुकेशन प्रणाली से कहीं दूर भगाना होगा, इनको अपनी वैभवशाली संस्कृति से भटकाना होगा। इसके लिए भारत में रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए जाएंगे और इसके लिए भारत में क्रिश्चियन स्कूल्स बनाए जाएंगे। इसीलिए सन 1822, 23, 24, 25 की तरफ आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि भारत में हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जो उस समय डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक क्रिश्चियन स्कूल यानी कि मिशनरी का स्कूल, जिसको कभी सेंट मैरी कहा गया होगा, सेंट मैरी कहा गया होगा, सेंट जॉनसन, ये वो सब आपको मिलेंगे। और फाइनली
क्रिश्चियन स्कूल इनको कहा गया। तो क्रिश्चियन इंटर कॉलेज, चर्च इंटर कॉलेज या इस तरह के स्कूलों के नाम मिलेंगे और ये प्राइम लैंड पर मिलेंगे आपको सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, जो पुराने डिस्ट्रिक्ट हैं। जो बाद में डिस्ट्रिक्ट बने आज़ादी के बाद उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और इनमें एक चर्च बना होगा, इनके बगल में एक मिशनरी का रेजिडेंशियल फॉर्म्स बने, रेजिडेंट बने होंगे और इन्हीं के बगल में आपको मिशनरी का एक हॉस्पिटल मिलेगा। इन स्कूलों में एडमिशन करवाइए और फ्री में ये शिक्षा देंगे और उसके साथ साथ ये कन्वर्जन की कार्रवाई करेंगे। वो प्रक्रिया आज भी भारत में चल रही है, वो चाहे संत मदर टेरेसा के नाम से चल रही हो या फिर पोप के नाम से चल रही हो। वो लोग भारत में आकर इस तरह के स्कूल खोलें और इन स्कूलों में भारतीयों के एडमिशन करवाए जाएं। मैंने कल भी एक लेक्चर के दौरान कहा था कि इन स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए भारतीय तो आगे आने वाले हैं नहीं, क्योंकि भारतीय में सांस्कृतिक एजुकेशन और जो टॉप की साइंटिफिक वैज्ञानिक एजुकेशन है वो टॉप पर थी, जिसके लिए कोई शुल्क किसी को नहीं देना पड़ता था। यानी कि पूरी की पूरी इंडिजिनियस सोसाइटी जो भारत की थी वो बहुत समृद्ध थी। बस उसने अगर कुछ नहीं सीखा था तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं सीखा था। ईमानदारी हमारा एक गहना होता था जो हमारी कमजोरी भी बना, और हम दूसरों से मतलब नहीं रखेंगे, अपने में ही मतलब रखेंगे। ये हमारी अच्छाई हमारी कमजोरी के रूप में उस समय सामने आई और हमारा चुप रहना हमारे लिए एक समस्या हुई, जिसकी वजह से कभी मुसलमानों ने तो कभी अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कब्जा किया। इस व्यवस्था में जब उनको हम लोग एडमिशन करवाने नहीं गए तो राम मोहन रॉय, जो कंपनी के एम्प्लॉय 10 वर्ष से थे, कंपनी के कर्मचारी थे, उनको राजा की उपाधि दी गई और उनको इंग्लैंड में 2 साल एजुकेट किया गया कि कैसे वो भारत में इन स्कूलों में एडमिशन करवाएंगे, ताकि भारतीय लोग इन रेजिडेंशियल स्कूल्स में आएँ और एडमिशन लें और इन रेजिडेंशियल इन स्कूल्स में आकर कन्वर्जन का काम पूरा हो और भारत अपनी संस्कृति से भटके और अंग्रेजी एजुकेशन को स्वीकार करे ताकि वो अंग्रेज प्रस्त बन सके। राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि देने के बाद कुछ बड़े काम उनके नाम से कुछ बड़े आंदोलन करवाए गए और उनको कानून बनाने उनके लिए कानून से उनको नवाजा गया, यानी कि उनको कुछ अवार्ड दिए गए। और अब राजा राम मोहन रॉय जो शिक्षा के जनक या अंग्रेजी शिक्षा की तरफ एडमिशन करवाने वाले थे, इस तरह की बहुत सारी एनजीओस उस समय खोली गई और हम क्रिश्चियन स्कूलों में एडमिशन लेते चले गए। यही कारण है कि 1941 की जनगणना अगर आप वाइट पेपर भारत का पढ़ेंगे, जो उस समय की होम मिनिस्ट्री ने आज़ादी के समय पर जारी किया था, उस वाइट पेपर में जो रिलीजन है, उस रिलीजन के मामले में प्रिंसली स्टेट्स के जो क्षेत्र है उसमें 46% क्रिश्चियंस बताती है वो, और 13% मुसलमान, और बाकी सब मिलाकर यानी कि 46% क्रिश्चियन, यानी कि जो मिशनरी के स्कूल में कभी पढ़ा होगा, जो मिशनरी के संपर्क में रहा होगा, जो सरकार के संपर्क में रहा होगा, उन सबको वो ये मानकर चलते थे कि ये कभी ना कभी क्रिश्चियन हो ही जाएंगे। और ये इन पाइपलाइन, इनको क्रिप्टो क्रिश्चियंस कहते हैं, यानी कि ये सभी क्रिश्चियनिटी के पाइपलाइन में है। आज की सोसाइटी में भारत में क्रिप्टो क्रिश्चियंस की संख्या लगभग 70% हो चुकी है। मैं इसलिए क्रिप्टो क्रिश्चियन 70% कहता हूं क्योंकि अंग्रेजों की परिभाषा के अनुसार जो अंग्रेजी एजुकेशन लेने लगे, जो मिशनरी की एजुकेशन लेने लगे, जो उनके हॉस्पिटल, मिशनरी के हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने लगे, वो सब उनसे प्रभावित हैं और कभी ना कभी वो क्रिश्चियन बन ही जाएंगे। आज भी भारत की स्वतंत्रता के बाद की सोसाइटी लगभग 70% क्रिप्टो क्रिश्चियन ही है। क्यों? क्योंकि वो कहने के लिए रिलीजन कोई भी अपना बताए, पर उस व्यवहार को वो अडॉप्ट कर चुके हैं जिस व्यवहार को टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी अंग्रेज कहता था। और इन स्कूलों में जो बच्चे या जो लोग इन स्कूलों में, इन हॉस्पिटल में जाते थे, उनको अगर अंग्रेज़ों का खेल समझ में आ जाता था, मिशनरियों का खेल समझ में आ जाता था, तो उनकी हत्या करके अगल बगल कहीं दफन कर दिए जाते थे। और जो लोग वहाँ अच्छा कन्वर्जन चलाते थे, अच्छा स्टेटस मेंटेन करते थे, या जिनसे लोग कन्विंस हो जाते थे, जो अपना एक लिबरल चेहरा हिंदू समाज को दिखाते थे, उन लोगों को बाद में संत की उपाधि देने का काम वेटिकन करता है। लेटेस्ट इलस्ट्रेशंस में मदर टेरेसा, जिनको कहा गया, वो कन्वर्जन के उद्देश्य से भारत में आई और अब मदर टेरेसा के नाम से तमाम विद्यालय हिंदुस्तान में खुले हुए हैं जहां पर 100% कन्वर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इन प्रकारेण
क्रिप्टो क्रिश्चियंस तो एटलीस्ट तैयार कर ही लिए जाते हैं, पूरे क्रिश्चियन तैयार हों या ना हो, क्रिप्टो क्रिश्चियन तैयार कर लिए जाते हैं। ये व्यवस्था कनाडा में भी रही होगी और पूरे विश्व में थी, लेकिन अब कनाडा में ये व्यवस्था खुल गई। तो इस व्यवस्था के तहत अब वहाँ का जो इंडिजीनियस समाज है, जिसको फर्स्ट नेशन कहा जाता है, फर्स्ट नेशन अब खोज कर रहा है। वेटिकन ने इस पर स्टेटमेंट दिया, पॉप जॉन पॉल जो भी इस समय बैठे हुए हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, स्टीफन और क्या जो भी पॉप इस समय बैठे हैं, उन्होंने कहा कि बड़ा पेनफुल है श्रीमान जी, ये पेनफुल नहीं है, ये आप लोगों के द्वारा की गई हत्याएं हैं, जो कन्वर्जन करने के उद्देश्य से, जो संसार को समाप्त करने के उद्देश्य से आपने स्कूली एजुकेशंस पढ़ाई, एजुकेशन शुरू की, और फिर आपने उन लोगों की हत्याएं की जो लोग आपके चक्कर में नहीं आए। कैसे परमेश्वर के भक्त अपने आप को कहते हैं, कैसे परमेश्वर की देन आप अपने आप को कह ही सकते हैं। आप हत्यारे हैं, आपकी पूरी मिशनरीज हत्यारी हैं। आज भी भारत में ऑर्फन्स खोले जाते हैं, भारत में ऑर्फन्स खोलकर जो एडॉप्शन सेंटर खोले जाते हैं या एडॉप्शन यूनिट खोली जाती हैं, उन यूनिट्स में हिंदुस्तान में मिलने वाला कोई भी लावारिस बच्चा इन यूनिट्स में रखा जाता है, और ये यूनिट उसको बाद में क्रिश्चियन घोषित कर देती हैं, क्योंकि जो बच्चा मिला वो अपनी जाति नहीं बता सकता, वो अपना संप्रदाय नहीं बता सकता। इन क्रिश्चियन मिशनरीज़ के ये जो ऑर्फन सेंटर भारत में बने हुए हैं, जो एडॉप्शन सेंटर भारत में बने हुए हैं, इन सब में भी यही प्रक्रिया आज भी चलती है। आपको मैं बताऊं कि एक प्रकरण मेरे सामने, मैं साध्वी प्रज्ञा जी के साथ बैठा था, वो एक प्रकरण मुझे बता रही थी। उन्होंने रोते हुए बताया कि जिस जेल में कांग्रेस के द्वारा जब भगवा आतंकवाद का विषय छेड़ा गया, तो साध्वी जी को जिस जेल में रखा गया था, उस जेल में कई महिलाएं जिनके कोई बच्चे ने जिनके कोई वारिस नहीं, मतलब उनके कोई देखभाल करने वाला नहीं था, और बच्चे उनके थे, उन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज़ के लोग इन महिलाओं से मिलने आते थे, और इन महिलाओं से मिलकर ये कहते थे कि आप अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेंगी, क्योंकि आप जेल जा चुकी हैं, ये बच्चे मुझे दे दीजिए। ये माताएं जिनको ये लगता था कि हमारे बच्चों की परवरिश कोई तो कर दे, इन बच्चों को वो मिशनरी के या जो ऑर्फन सेंटर हैं या जो एडॉप्शन सेंटर हैं, वो उनको ले जाकर क्रिश्चियन बनाने का काम करते हैं। साध्वी जी का कहना था कि मैंने इस पर बहुत विरोध किया था, जेल के अंदर ही एक आंदोलन खड़ा कर दिया था, और इस बात को लेकर जेल अथॉरिटीज़ उस समय, चूंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार कन्वर्जन के लिए प्रतिबद्ध थी, क्योंकि सोनिया माइनो लगातार माइनॉरिटीज़ के नाम पर या कन्वर्जन करवाने के लिए ये सब कुछ पीछे से बैकहैंड सपोर्ट कर रही थी। इसलिए मैंने जब आंदोलन खड़ा किया तो इस तरह की समस्याएं मेरे सामने आईं, लेकिन मैं जेल में थी तो मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई। अब उनका विचार है कि वो इस देश में इस प्रकार के ऑर्फन सेंटर्स को बंद करना और भारतीय इकोसिस्टम में भारतीय ऑर्फन सेंटर्स को खोलना और भारत में इस तरह के रेजिडेंशियल स्कूल्स खोलना जो सांस्कृतिक एजुकेशन दे, उसके लिए वो प्रयासरत हैं। ऐसा उन्होंने मेरे साथ वार्ता करते समय कहा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में भी किस प्रकार से ये सब चल रहा है, और हम अंग्रेजी एजुकेशन हमको अच्छी लगती है क्योंकि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज अच्छा लगता है, इसलिए हम भी इन मिशनरीज़ के स्कूल्स में, चाहे वो मिशनरी ऑफिशियली स्कूल चला रही हो या किसी और सेंट लगाकर, संत लगाकर कोई और स्कूल का नाम खोल रखा हो, एक बड़ा सा क्रॉस बना रखा हो और वहाँ चर्च बना रखा हो, मैम्स वो पहन कर आती हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को फादर कहा जाता है, स्कूल की टीचर्स को सिस्टर कहा जाता है, और ये अपने सिस्टम को किसी न किसी प्रकार से बच्चों को प्रभावित करती हैं। अब चूंकि खुले रूप से प्रभावित नहीं कर पा रही, तो भी अगर 5% बच्चों को, 10% बच्चों को भी अपने इन्फ्लुएंस में ले पाए, तो आप सोच सकते हैं कि 10% हर एक बैच में अगर बच्चे इन्फ्लुएंस में आएंगे तो भविष्य भारत का कैसा होगा और भारत किस तरफ जाएगा। ये सब कुछ चलता ही रहता है। लेकिन अभी इस समय की बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो खुद माफिया मांगते घूम रहे हैं, और अब कैनेडियन इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो डेड बॉडीज मिली हैं, वो चूंकि खुद भी अंग्रेज की ही औलाद हैं, वो खुद भी यूरोप की ही औलाद हैं और वो खुद भी क्रिश्चियन हैं, इसलिए वो किस तरफ जाएं, वो
इंडिजीनियस पर्सन्स के साथ में खड़े हों या जो रूलर्स उनके बाप दादे रहे हैं उनके पक्ष में खड़े हों, ये उनको समझ नहीं आ पा रहा है। तो वो कह रहे हैं, लगातार खुद भी कह रहे हैं, ये गलत था, ये गलत हुआ, ये सही नहीं हो रहा, ये ऐसा, ये वैसा। इंडियन एक्ट में संशोधन किया गया, वहां पर आपको मालूम है भारत तो हम इंडिया को कहते हैं, लेकिन वहां पर इंडियन एक्ट लागू है। इंडियन एक्ट उन इंडिजीनियस पर्सन्स के लिए है जो वहां की लोकल कम्युनिटी है, और उस लोकल कम्युनिटी में इंडियन एक्ट में वो संशोधन करने की बात कर रहे हैं कि हम इंडियन एक्ट में संशोधन करके आपको इंसाफ दिलाएंगे और कंपनसेशन दिलवाएंगे। हालांकि वो रेजिडेंशियल स्कूल बंद हो चुके हैं, अब पिछले 20 वर्ष से 30 वर्ष से बंद हैं, लेकिन फिर भी अब जो बॉडियां वहां पर मिल रही हैं वो स्वयं में बता रही हैं कि कितना खतरनाक मिशनरियों का खेल पूरे संसार में चल रहा है। अब मुझे लगता है कि जो वहाँ के सिख्स हैं, जो सिख जो अपने आप को खालिस्तानी मूवमेंट में इन्वॉल्व मानते हैं, उनको जस्टिस ट्रूडो से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आप भारत का सपोर्ट तो कर रहे हैं, भारत में तो आप विभाजन की राजनीति बता रहे हैं, क्या आप अपना इस्तीफा देंगे या खुली माफिया मांगेंगे कि आपके पूर्वजों ने वहाँ कनाडा के लोकल रेजिडेंट पर्सन के साथ कितने गलत व्यवहार करे और कितनी हत्याएं करें। अब कनाडा में मुझे लगता है कि लोगों को जागरूकता आ गई है और वो ढूंढ रहे हैं कि इस प्रकार के रेजिडेंशियल स्कूल्स को और खोजा जाए। अभी तो 2 ही खोजे गए, उनमें ये बॉडियाँ मिली हैं। पूरे कनाडा में जिस समय किया जाएगा तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रहस्य खुलकर आएगा और बहुत हत्याओं के दोषी क्रिश्चियन मिशनरीज या चर्च माने जाएंगे और हैं, और वेटिकन को अब ख़त्म करने की नौबत क्रिश्चियन स्वयं उठाएंगे, जो क्रिश्चियंस कन्वर्ट हो गए, जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए और जिनको लगा था कि ये बहुत अच्छा पॉपुलर लिबरल ग्रुप है या पॉपुलर लिबरल ग्रुप है। मुझे लगता है कि भारतीयों को भी इससे सबक लेना ही चाहिए, और जिस प्रकार जस्टिस ट्रूडो फंसे हुए हैं वो ये साफ बता रहा है कि भारत के भविष्य के साथ जो भी इसमें हस्तक्षेप करेगा उसका अपना समूल नाश होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि भारत एक दैवी देश है, भारत में दैवी कृपा है, और देवताओं के देश होने की वजह से भारत लाखों करोड़ों वर्षों से ऐसा ही है और यहाँ पर कन्वर्जन होता है। लेकिन एक स्टेज के बाद जब भगवान जन्म लेते हैं तो फिर से सब कुछ समाप्त हो ही जाता है। मुझे लगता है कि भारतीयों को इससे सबक लेना चाहिए, और जिस प्रकार से कनाडा के मुंह पर तमाचा भगवान ने मारा है वो सबको सबक लेते हुए आगे बढ़ना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच।